morning, everyone. I'm Samya Nisar, roll number 12, semester 6, Government Graduate College, Gojra. Me and my fellows are going to discuss structuralism in detail. So, what is structuralism? Structuralism is a method of interpreting and analyzing such things as language, literature, and society, which focuses on contrasting ideas or elements of structure and attempts to show how they relate to the whole structure. तो बेसिकली एक बिगर एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है और जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी वो उसी अंडरलाइन स्ट्रक्चर पे बेस कर रही होती हैं. सोसाइटी है तो कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई मॉड भी चाहिए और दैट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज है तो आइडियोलॉजीज़ हैं और आइडियोलॉजीज़ हैं तो वहाँ पे किसी न किसी तरह का पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ लिटरेचर वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो हम स्ट्रक्चरलिज्म में इनका आपस में रिलेशन भी देखते हैं और इनका रिलेशन देखते हैं एक बिगर स्ट्रक्चर के साथ. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर. It explains that all the aspects of culture are based on some underlying structure. एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर है उसका कल्चर के साथ क्या रिलेशन है. कल्चर और स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया फॉर ग्रीटिंग्स इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल थिंग टू से नमस्ते, लेकिन अगर आप आउटसाइड द स्ट्रक्चर आ जाएँ तो उसके जो कल्चर की इंपॉर्टेंस है या ग्रीटिंग की इंपॉर्टेंस है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. अगर आप इंडिया का स्ट्रक्चर छोड़ के पाकिस्तान में आ जाएँ तो आउटसाइड द स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप नमस्ते बोलेंगे तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल थिंग एज अ ग्रीटिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर से बाहर इट विल लूज इट्स मीनिंग एंड एसेंस. स्ट्रक्चर इज़ अ कम्पैक्ट होल इन विच एवरी पार्ट इज़ ऑर्डर्ड एंड अरेंज्ड. स्ट्रक्चर जो है कम्पैक्ट होल होता है, डिफरेंट यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है. And every part in structure is arranged and ordered in a very systematic way. Origin. So structuralism was an intellectual movement which gained popularity in 1950s and 1960s. It was mainly influenced by the ideas of Ferdinand de Saussure. So basically these ideas were first used by a Swiss linguist Ferdinand de Saussure in 1915. He was a Swiss linguist, he was a lecturer. तो उसने ऐसा अपनी लाइफ टाइम में किसी भी किस्म की बुक पब्लिश नहीं की. उसके जो आइडियाज़ थे वो उसके स्टूडेंट के नोट्स जो थे वही पब्लिश हुए और वहाँ से पता चला कि दिस वर इज़ आइडियाज़ अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. बट दिस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट गेन पॉपुलरिटी इन 1950s. 1950s में ये फ्रांस में मूवमेंट आई, उसके बाद 1960s तक ये ब्रिटेन में सारी फैल के वहाँ पे भी उसको पॉपुलरिटी मिली. सो फर्डिनेंड डी सॉशर रेफर टेक्स्ट एज अ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट. उसने बोला था कि टेक्स्ट जो है वो एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है. इसको हम लिंग्विस्टिकली देखते हैं कि इसमें एवरी पार्ट एंड एवरी यूनिट इज़ अरेंज एंड ऑर्डर्ड इन अ सिस्टमेटिक वे. सो लैंग्वेज इज़ द मेन बेस ऑफ टेक्स्ट. अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में जो मेन बेस है वो लैंग्वेज ही है. लैंग्वेज डिटर्मिन्स एंड प्रोवोक्स आवर थॉट. वी हैव रैंडम थाट्स इन आवर माइंड, वी असेंबल, वी अरेंज and we express them in the form of language. तो हमें किसी भी we have to express our ideas, we need something to express and that something is language. ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ऊपर बोला है कि एक अंडरलाइन के बेसिक कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इस तरह लैंग्वेज का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. एंड दैट इज़ यू कैन से दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल रूल्स विच हैव टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल अहमद रीड्स अ बुक डेली. अहमद इज़ अ सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब एंड द बुक इज़ ऑब्जेक्ट. तो अगर हम आप इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो इसकी जो सेंस है वो भी क्लियर नहीं होगी. ओके, सो Saussure give us three concept about sign, signifier and signified. He said that language is a system of signs. उसने लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ साइंस बोला था कि लैंग्वेज जो सिस्टम ऑफ साइंस के थ्रू हम चीज़ें समझते हैं और देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सिग्नल की तरफ देखें, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेड लाइट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रीन लाइट. यू जस्ट लुक एट द साइन एंड क्रिएट अ मेंटल कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट यू हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट एंड यू हैव टू मूव ऑन ग्रीन लाइट. अगर आप जा रहे हैं कहीं पर वाइट टॉडलर पिक्चर लगी है तो आपको वो टॉडलर पिक्चर साइन देख के समझ आ जाता है कि हाँ अंदर बेबी स्टफ़ एंड बेबी एक्सेसरीज जो हैं अवेलेबल हैं. तो साइन इज़ इनफ टू मेक अ कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड. अब साइन इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, दैट इज़ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. Signifier is an acoustic sound that we pronounce or any image that we see. और उस इमेज या उस साउंड को देख के या सुन के जो हमारे माइंड में मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है वो सिग्निफाइड होता है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ वर्ड चेयर, चेयर इज द सिग्निफायर एंड यू हैव ऑल डिफरेंट मेंटल कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड अबाउट अ चेयर. तो किसी के माइंड में वुडन चेयर है, किसी के माइंड में ऑफिस चेयर है, किसी के माइंड में टीचर चेयर है. तो वो डिफरेंट मेंटल कॉन्सेप्ट जो हर किसी के माइंड में क्रिएट हुआ है सिग्निफाइड सुनने या देखने के बाद, दैट इज सिग्निफाइड. नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी. देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सबसे पहले तो ये है कि किसी भी किस्म का लॉजिक नहीं है, किसी किस्म की ऑथेंटिसिटी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक वर्ड को इसी नाम से क्यों बुलाते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ लैपटॉप. देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी बिहाइंड दिस, वाई वी कॉल इट अ लैपटॉप. क्योंकि किसी ने बोला था दिस इज़ अ लैपटॉप एंड उसके बाद हमने इसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है. एंड सेकेंडली आर्बिट्रेरीनेस ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के एक स्पेसिफिक वर्ड है लेकिन उसके कितने मीनिंग है, हर किसी के माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. तो दैट इज़ द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज एग्जिस्ट इन बाइनरीज.
तो फर्डिनेंड डी सॉशोर ने बोला था कि लैंग्वेज में जितनी भी वोकेबलरी है, जितने भी वर्ड्स हैं, वो सब बाइनरीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एक वर्ड को दूसरे के रिलेशन के साथ देखते हैं कि दिस इज़ अ चेयर बिकॉज इट इज़ नॉट अ टेबल, दिस इज़ ब्लैक कलर बिकॉज इट इज़ नॉट वाइट कलर। तो हम जो है हर चीज़ को बाइनरी में देखते हैं, और रिलेशनशिप जो है वो भी इसी तरह बाइनरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं कि फादर हैं तो फादर की बाइनरी में हमने मदर बोलना है, ब्रदर है तो ब्रदर की बाइनरी जो है वो सिस्टर है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक, नाउ आयशा विल एक्सप्लेन फर्दर। This is me, Aisha Nazir, roll number 3. So I will discuss about the concepts of Lang and Parole. The concepts of Lang and Parole was firstly suggested by Ferdinand de Saussure and proposed in his course in general linguistics. So he distinguished between the two, Lang and Parole. So basically Lang is the system of language, all the possible rules that make up language in the theory, while Parole on the other hand is how these rules are put into the action बाय द स्पीकर। अच्छा, अब लैंग और पेरोल जो है, लैंग एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, लेकिन पेरोल जो है वो हमारे पास एक कंक्रीट सिस्टम होता है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में हमारे पास सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसे हम जो है वो देख नहीं सकते, जिसे हम जो है वो फील नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है वो समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने लैंग में बात की है, तो लैंग में हमारे पास जितने भी लिंग्विस्टिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई पंक्चुएशन है या हमारे पास सिंटैक्स है, कोई भी ग्रामेटिकल रिलेटेड चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। और लैंग जो है हर एक का कॉमन होता है, लेकिन पेरोल जो है हम कहेंगे कि लैंग की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, जो हमने रूल जितने भी लर्न किए हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो हम परफॉर्मेंस देंगे उसे हम जो है वो पेरोल में कैटेगराइज करेंगे। और पेरोल जो है वो सबका अपना अपना होता है। द लास्ट थिंग अबाउट लैंग एंड पेरोल इज़ दैट लैंग इज़ लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ रूल्स एंड पेरोल इज़ लिमिटलेस। The next thing about structure of language. The structure of language can be discussed into two categories: syntagmatic relationships and paradigmatic relationships. Syntagmatic relationships are always about positioning. Sentences are made up of chain of words called syntagmatic relationships, and syntagmatic relationships looking into the chain of words which made up sentences. अब जब हमने सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप की बात करनी है, तो हमारे पास किसी भी चीज़ का या किसी भी, फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस सेंटेंस का हमेशा क्या होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है और देन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी सीक्वेंस में अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो हमने कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें ये सीक्वेंस अप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास एक सेंटेंस बनेगा उसको हमने कैटेगराइज करना है सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में बात करूँ, आई एम अ गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेंटेंस मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर इन एन अरेंजमेंट। तो ये रिलेशन जो है ये एक ऑर्डर में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। द नेक्स्ट इज़ पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स। पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप होल्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। सिंटैग्मेटिक में हमने बात की थी एक सीक्वेंस की, जो कि सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और देन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप की जब हमने बात करनी है, तो उसमें हम सब्जेक्ट जो होता है उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टमेटिक में बात करूँ, सिंटैग्मेटिक में ही गोज़ टू स्कूल, और नेक्स्ट में एग्जांपल दूँ असलम गोज़ टू लाहौर, तो ही जो है उसको मैंने रिप्लेस किया है असलम के साथ, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट, इसको मैंने दूसरे सेंटेंस में है रिप्लेस किया मैंने लाहौर के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप्स। I am Zainab Naseem, roll number 23. I am going to discuss the difference between synchronic linguistics and diachronic linguistics. So basically chronic word comes from Greek word chronos, means time. Time इसमें दो तरह से देखा जाता है, variation of language through time and change of language through time. If we talk about synchronic linguistics, then syn is a Greek word which means together. Synchronic linguistics is the study of language at a particular period of time. It confines to the study of how a language is spoken by a specified speech community at a particular period of time. इसमें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, एक किसी खास पीरियड की, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश हो गई या मिडल इंग्लिश हो गई या फिर मॉडर्न इंग्लिश हो गई। इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। जो सेकंड इसकी फॉर्म है वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है। डाया मीन्स थ्रू,
Diachronic linguistics is a kind in which we study the historical development of language through different periods of time. It studies the way that how the language has changed over time. इसमें historical development को देखा जाता है, इसलिए इसको historical linguistics भी कहते हैं. अगर इसमें example देखी जाए तो वो चौसर मिडल एज से जो है वो शेक्सपियरियन इंग्लिश में जो कन्वर्ट हुई है और शेक्सपियरियन से जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में चेंजिंग आई है, उस ओवरऑल चेंजिंग का अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखी जाए तो उसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया जाता है. नाउ फर्दर रिदा विल डिस्कस. I am Rida Naim, roll number 47. I'll introduce you all a few theorists. First of all, I will talk about Vladimir Prop. He is a Russian theorist. His work focuses on the text level, meaning and the function of narrative and character. There is no importance of cultural and historical aspects of the text. Everything remains in the same structure, but the content can be different. For example, if we talk about fairy tales, there is a hero who is a good man, there is a heroine who is beautiful, and there is a villain who is a cunning man. Hero is the savior of the heroine. Further, he says grammatical structures are more important than content and the main idea of the text. Grammatical structure includes, for example, we know a sentence contains subject, verb, and object. Then Claude Lévi-Strauss, he is the father of modern anthropology. He examines myths in terms of language, which closely resembles Saussure's theories of language. According to him, culture has same myths and themes because he believes that there is not only one authentic variant, but all of them indicates the same language. For example, we know our myths are deeply embedded in our mind. He uses binary oppositions to define cultural difference. He supported the idea of Saussure because, as we know, Saussure says that everything is existed in binaries. If we support one thing, it means that we reject the other thing. For example, you are a student because you are not a teacher. Further, I'll talk about Flossenov. He says language is ideological. It reflects the dynamic system of beliefs and ideas. We know we think in language, we write in language, we speak in language. He says language changes from time to time. For example, there is an example of gay word. Prior, the word gay resembles to the happy and jolly person, but now it is related to homosexuality. There are the signs that have direct connotation with what is being signified. For example, red color is the color of danger. In case of traffic signals, we know we have to stop on the color red. Because this relationship between red color and its connotation is dangerous. So we know if we don't stop, it will be dangerous for us. Now Rida will conclude the topic structuralism. I am Rida Batul, roll number 37, semester 6. In structuralism, we see how literature, society and language are related to a bigger structure. They have explained it with the reference to language. Now I will explain how literature and how society are related to a bigger structure. Lang. If we talk about Lang in literature, Lang is the total system of any society, total set of ideologies that exist in a society. It may be social ideologies, political ideologies, ethical norms and morality of the society. Every kind of ideology of the society is the Lang of the society, and parole is how much a person is capable of adopting the existing ideologies. एक सोसाइटी में जितनी भी आइडियोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल और मोरालिटी, सब कुछ जो है वो लैंग है, और एक पर्सन ने उस सोसाइटी में रहते हुए उस सोसाइटी की जो भी आइडियोलॉजी पिक की है वो उसकी पैरोल है. इन स्ट्रक्चरलिज्म नो वन इज़ फ्री टू राइट एनीथिंग, राइटर इज़ बाउंड इन द सोसाइटी. हमें लगता है कि हम फ्री हैं स्ट्रक्चरलिज्म में कुछ करने के लिए, हमें लगता है कि राइटर फ्री है लिखने के लिए. राइटर इज़ नॉट फ्री टू राइट एनीथिंग. स्ट्रक्चरलिज्म में हमें लगता है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए जो है वो स्ट्रक्चर की आइडियोलॉजी को अपोज़ करते हैं. जब हम एक आइडियोलॉजी को अपोज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी बाइनरी को सपोर्ट करते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म में एवरीथिंग एग्जिस्ट इन बाइनरीज. अगर मैं पेट्रियार्की को अपोज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फेमिनिज़म को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं फेमिनिज़म को सपोर्ट कर रही हूँ. अगर मैं फेमिनिज़म को अपोज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पेट्रियार्की को अपोज़ कर रही हूँ. वी हैव स्टडीड हेडा गॉबलर. हमें लगता है कि हेडा गॉबलर हेनरिक इब्सन ने जो है वो उस ज़माने के स्ट्रक्चर के आउटसाइड लिखा है. उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था? उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर था कि पेट्रियार्कल सिस्टम था, मेल डोमिनेंस थी, वेमेन के पास राइट्स नहीं थे. लेकिन हेनरिक इब्सन ने आउटसाइड द स्ट्रक्चर कुछ नहीं लिखा. हेनरिक इब्सन ने उस सोसाइटी की एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी यानी कि पेट्रियार्की को अपोज़ किया है.
जब पेट्रियार्की को अपोज किया है तो इसका मतलब है कि फेमिनिज्म को सपोर्ट किया है। आउटसाइड द स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए स्ट्रक्चर की एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज़ को अपोज किया है। नथिंग इज़ बियॉन्ड द स्ट्रक्चर, एवरीथिंग एग्जिस्ट in a deeper structure, in a bigger structure. Writer is the product of society. Writer takes everything from society. He does nothing new. He just manipulates the language. He shuffles everything and he creates something and calls it new. लेकिन वो असल में new होता नहीं है, वो सब कुछ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में फॉल करता है। He uses the language and ideologies of the society. Writer is not the source of meaning. Source of the meaning is the structure which govern the writer. Writer source of meaning नहीं होता स्ट्रक्चरिज्म में। स्ट्रक्चरिज्म में हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ऊपर फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। We have nothing to do with the content. हमें कंटेंट से कोई गर्ज नहीं होती, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखना होता है कि ये बिगर स्ट्रक्चर में किस तरह रिलेट कर रहा है, पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। इन लिटरेचर एवरी पीस ऑफ वर्क बिलोंग टू इट्स पर्टिकुलर जॉनरा, द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स जॉनरा। अगर हम देखें ड्रामा तो ड्रामा का एक स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें नावल तो नावल का एक स्ट्रक्चर है। इन पोइट्री सोनेट का एक स्ट्रक्चर है। सोनेट हमें पता है 14 लाइन्स पोइम होती है, उसमें एक राइम स्कीम होती है, रिदमिक इफेक्ट्स होते हैं विच प्लीजेज आवर ईयर। लेकिन अगर हम देखें सोनेट्स जो हैं जितनी भी हैं वो अपने स्ट्रक्चर में फॉल करती हैं, 14 लाइन्स पोइम ही होती हैं और उनमें जो है वो राइम स्कीम होती है। विद इन दी सोनेट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम और है, इटालियन सोनेट्स की राइम स्कीम और है, लेकिन सोनेट विल ऑलवेज बी अ 14 लाइन्स पोइम, इट विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ राइम स्कीम। ठीक है, ये सोनेट का स्ट्रक्चर है। आउटसाइड दी स्ट्रक्चर जो है वो सोनेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो 14 लाइन्स पोइम ही रहेगी, 10 लाइन्स या 9 लाइन्स नहीं हो सकती। इन ट्रेजिडी वी सी ट्रेजिडी चलती आ रही है ग्रीक से लेकर आज तक। मॉडर्न ट्रेजिडी, फ्रॉम ग्रीक टू मॉडर्न ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का जो है वो कंटेंट चेंज हो चुका है। हीरो जो है वो नोबल मैन से ले मैन हो चुका है, लेकिन ट्रेजिडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इट विल ऑलवेज बी सीरियस, इट विल ऑलवेज बी कम्प्लीट इन इट सेल्फ, इट हैज़ हमार्टिया, इट विल अराउज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर एंड कैथारसिस। ये हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, ये स्ट्रक्चर है ट्रेजिडी का। नो मैटर ट्रेजिडी ग्रीक्स की है या मॉडर्न ट्रेजिडी है, स्ट्रक्चर विल रिमेन दी सेम। अगर हम स्ट्रक्चर में से सीरियसनेस निकाल दें तो ट्रेजिडी बाकी नहीं रहेगी, स्ट्रक्चर विल रिमेन दी सेम। To conclude, I can say that everything belongs to a bigger structure. All the aspects of language, literature and society are based on the underlying structure. Nothing can be beyond structure. Content can be different, but the deeper structure remains the same. So that was all about structuralism. If you have any questions, you are free to ask.